हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने स्टमक तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, बट एक टॉपिक छूट गया था पीछे, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स को हम विंड पाइप और फूड पाइप का कॉमन पाथ भी बोलते हैं। विंड पाइप और फूड पाइप का कॉमन पाथ बोलते हैं। एक यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है, उसका काम क्या होता है? एपिग्लोटिस नाम के ढक्कन का काम होता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं तो हमें घर पे बोला जाता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे खाने के कुछ फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल चला जाता है, इवन डेथ तक हो जाती है इंसान की, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम कभी भी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं अगर उस टाइम पे हमारा मुंह बंद होता है, जैसे ही हम खाने को नीचे लेके जाते हैं तो जो हमारी विंड पाइप होती है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, वो ढक्कन हमारी विंड पाइप के ऊपर ढका जाता है ताकि जो खाना है उसके कुछ भी पार्टिकल्स हमारी विंड पाइप के अंदर ना जाए, ठीक है। तो ये है हमारे फेरिंग्स के पास में, और फेरिंग्स को विंड पाइप और फूड पाइप का कॉमन पाथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो फेरिंग्स के बारे में बस इतना ही, इससे ज़्यादा फेरिंग्स के बारे में कुछ नहीं पूछते। अब हम आते हैं सबसे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो स्टमक भी मेन था, बट स्टमक में ना किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन करता है और फैट का ब्रेक डाउन करता है, बाकी स्टमक के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अब जितना भी जो भी डाइजेशन होता है ना, वो कंप्लीट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि डाइजेशन के अंदर सबसे पहले डाइजेशन होता कहाँ से स्टार्ट है, तो आप लोग क्या बताओगे कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। हमारे माउथ के अंदर जो हमारी स्लाइवा होती है वो सबसे पहले डाइजेशन करना स्टार्ट करती है। किसका डाइजेशन करती है? वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे ये पूछा जाता है कि स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, तो स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। किसमें करता है? स्मॉल प्रोटीन्स में या पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। और ये रेनिन क्या है? पेप्सिन तो समझ में आ गई कि भी पेप्सिन क्या होता है। रेनिन क्या है? बेटे जो दूध पीते हैं ना, जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, उनका जो, उनमें खाना तो खाते नहीं है, तो जो उनके दूध के अंदर जो प्रोटीन मिलता है वो एक अलग तरह का प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन को रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है जो स्मॉल पेप्टोन्स में या पेप्टोन्स के अंदर तोड़ता है उसको, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम क्या करता है? यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे ये एरो लगाया हुआ है, यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ पे ये जुड़ता है। और ये क्या रिसीव करता है? ये रिसीव करता है जो हमारे स्टमक ने काइम के रूप में जो खाना था, जो काइम के रूप में खाना था, वो खाना हमारे कहाँ पे भेजा है? वो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के पास में भेजा है। तो यहाँ पे स्टमक से आएगा काइम के रूप में हमारा खाना, और हमारे पेनक्रियाज से आएगा पेनक्रियाटिक जूस, लीवर से आएगा बाइल जूस। वो लीवर और पेनक्रियाज के बारे में मैं आगे बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि पेनक्रियाज जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज कौन सा होता है? ये जो शेप है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इसको आप पेचकस जैसी स्ट्रक्चर मान सकते हो, ये होता है हमारा पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। और ये होता है हमारा लीवर, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। ये अब किस किस चीज़ का ब्रेकडाउन करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ड्यूडेनम क्या होता है? इट इज द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज यू शेप स्ट्रक्चर, स्टार्ट द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। स्टमक के एंड से स्टार्ट हो जाता है, एंड रिसीव द सिक्रेशन ऑफ कॉमन डक्ट विच ब्रिंग सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। और ये क्या रिसीव करता है? लीवर और पेनक्रियाज से जो सिक्रेशंस आते हैं उनको रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। अब आता है हमारा जेजुनम। जेजुनम जो इसके आगे वाला पार्ट होता है वो जेजुनम, मैं आप लोगों को इसको एक अलग डायग्राम बना के और अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद में मैं एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग से वीडियो में समझाऊंगी। तो वहाँ आप लोग देखना कि कैसे, क्या जेजुनम कहाँ, जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। जेजुनम जो होता है ना, ये सॉरी ड्यूडेनम जो होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पाथ होता है। ये अनकोइल्ड होता है, मतलब ऐसे उलझा पुलझा नहीं होता है भाई। जो ये होती है ना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसे उलझी पुलझी सी रहती है, ठीक है, आपस में ऐसे उलझी रहती है। तो जो ड्यूडेनम होता है ये अनकोइल्ड रहती है, मतलब ये कोइल की, मतलब घूमी हुई नहीं रहती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नहीं रहती है। और जो जेजुनम होती है ये मतलब बिल्कुल स्लाइटली या फिर हल्की सी कोइल्ड होती है। बट जो इलियम होती है ये बहुत ज़्यादा कोइल्ड होती है, ठीक है।
तो जेजुनम क्या होती है? इट इज़ द 24 मीटर लॉन्ग बियर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे मैंने अभी बनाए हैं, कुछ इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज का काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती है। अगर ये पूछेगा तो आप लोगों से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि या तो ये पूछेगा कि विलाइज कहाँ प्रेजेंट होती है, तो विलाइज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। या वो ये पूछेगा कि विलाइज का काम क्या होता है, तो विलाइज का काम होता है खाने का अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देने का काम होता है। ठीक है, अब आता है इलियम। इट इज़ द 2.4 मीटर लॉन्ग विथ क्यूब शेप विलाई। क्यूब शेप विलाई होती है जो उलझी पुलझी रहती है। और अब ये विलाई यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के इस वाले पार्ट के पास में आके क्या होती है? इसका एंड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट क्या करता है? अब यहाँ से आगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, एक अलग से स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपेंडिक्स। ये जो मैंने बनाई है या फिर ये जो बन रही है इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या था? जो हमारे पहले वाले पूर्वज थे ना, अब तो हम क्या बनाते हैं? अच्छे से खाने को पका के खाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे पूर्वज थे वो खाने को पका के नहीं खाते थे, वो पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह सीधे प्लांट्स को कंज्यूम करते थे। और प्लांट्स आप लोगों ने 9th के अंदर पढ़ा था सेल चैप्टर, तो सेल चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि भाई सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है। तो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेल वॉल जो होती थी वो किसकी बनी होती थी? सेल वॉल हमारी सेलुलोज की बनी होती थी। तो जब हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? प्लांट्स खाते थे, तो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता था, उस सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हमारा ये पार्ट था अपेंडिक्स। लेकिन अब धीरे धीरे हमने क्या कर दिया? धीरे हमने क्या कर दिया? हमने खाने को पका के खाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमें सेलुलोज के डाइजेशन के लिए कुछ अलग से नहीं चाहिए, तो अब ये हमारे शरीर का एक एक्स्ट्रा पार्ट है। मतलब ये अभी के लिए हमारे शरीर में एक्स्ट्रा है। टाइम के साथ हो सकता है ये टाइम के साथ खत्म हो जाए, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियों में खत्म हो जाए, बट अभी इसका कोई भी काम नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है, जब खाना यहाँ से और यहाँ जा रहा होता है तो कुछ खाना हमारे अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है, तो वो कुछ टाइम तक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो सड़ जाता है और फिर हमारी अपेंडिक्स में मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी बार तुम लोगों ने अपने आसपास में सुना होगा कि अरे उसका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो फिर ये अपेंडिक्स क्या होता है? शरीर से निकाल दी जाती है। जब तक ये हमें प्रॉब्लम नहीं दे रही है तो भी रहने दो इसको शरीर में, वैसे भी इसका कोई काम नहीं है। अगर निकाल देते हैं तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं, लेकिन हमें ज़बरदस्ती निकालना ही क्यों है? जब इसका कोई काम नहीं है तो ठीक है, हमें तो ये वैसे भी परेशान नहीं कर रही, और परेशान करती है तो उस टाइम पे निकलवाना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब ये है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं और लार्ज को लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो उसका जो डायमीटर में जो मतलब ये सरफेस एरिया जो होता है ना, चौड़ाई में, वो ऐसे स्मॉल होती है, बाकी वो बहुत उलझी पुलझी रहती है, तो मतलब वो वैसे लार्ज होती है। अगर हम उसको सीधा करें तो लार्ज होती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला एरिया चौड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। वैसे ये लंबाई में अगर देखी जाए तो लंबाई के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट हैं। सबसे पहले होता है असेंडिंग पार्ट। अच्छा, तुम अपने छोटे बचपन में याद करो कि तुम लोगों को सिखाया जाता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो तुम ना इसके पार्ट ना उसी हिसाब से याद करना। असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ रही है तो ये असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद भी सीधा ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम एनस। ये किसके पार्ट होते हैं? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के काम पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाने को सेमी सॉलिड बनाया जाता है, खाने को सॉलिड बना के रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। बाकी कुछ एक काम है जो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि वीडियो आज की बहुत लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।